Hello students, from today onward we will discuss the various structure of the atoms postulated by the different scientists. मतलब क्या है कि एटम का जब स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग आइडिया दिया. वन ऑफ द जो कॉमन मॉडल जो आपने पढ़ा होगा बेटा 9th में जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग भी दे सकते हो. जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. बेटा जे थॉम्सन ऑफ जो मॉडल था उसने एटम के स्ट्रक्चर को क्या कहा. उसने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज व्हाट, इट इज नथिंग बट जस्ट द स्ट्रक्चर लाइक द वाटरमेलन. यानी कि उसने क्या कहा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, एक तरबूज की तरह है, वाटरमेलन की तरह है. अब उसने ऐसे वर्ड्स क्यों मेंशन किए, यानी कि उसने एटम को एक वाटरमेलन के साथ कंपेयर क्यों किया. स्टूडेंट्स, उसने ये कहा कि जैसे कि वाटरमेलन एक स्फेरिकल बॉडी है उसी तरीके से जे थॉम्सन की रिसर्च ने ये कहती है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज आल्सो ए स्फेरिकल बॉडी. फिर पॉइंट नंबर 2 में उसने क्या कहा. पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 में उसने ये कहा अपनी थ्योरी में, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ वाटरमेलन बिकॉज एज वाटरमेलन इज ए स्फेरिकल बॉडी, atom is also of spherical nature. पॉइंट नंबर 2 में उसने कहा, जे थॉम्सन मॉडल ने कहता है जैसे रेड बल्ब के अंदर जो है हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज रेड बल्ब इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसी तरीके से एटम के अंदर भी अलग अलग पूरे पार्ट में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है. थर्ड पॉइंट में उसने क्या कहा, थर्ड पॉइंट में उसने कहा जैसे कि वाटरमेलन के अंदर अलग अलग एरियाज में रेड पल्प के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में सीड्स एम्बेडेड हुए पड़े हुए हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर भी जो अलग अलग पार्ट हैं जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है, वहां पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हुए पड़े हैं. तो अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक व्हाट, द स्ट्रक्चर similar to that of the watermelon. Why? As watermelon is spherical body, atom is also spherical body. As the red bulb is concentrated throughout the inside the what we call the watermelon, similarly the positive charge is embedded throughout the atom. As the seeds are embedded randomly in the watermelon, similarly the negative charge particle called electrons are embedded in the what we say the atom. But one thing, तीसरे पॉइंट में उसने एक डिफरेंस पॉइंट कहा. वो पॉइंट क्या था, उसने कहा कि एक गिवन वाटरमेलन के अंदर कितने सीड्स होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है. ज्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं. यानी कि नंबर ऑफ सीड्स इन ए गिवन वाटरमेलन इक्वल टू व्हाट, कोई कंफर्मेशन नहीं है. बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज गोइंग टू बी फिक्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज गोइंग टू बी इन सच ए मैनर दैट ओवरऑल एटम इज ए न्यूट्रल बॉडी. तो उसने जो है ये मॉडल दिया, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम. अगला जो मॉडल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी स्टूडेंट्स आपने 9th में डिस्कस किया होगा. मैं बस आज आपको एक रिकैप कर रहा हूं बिकॉज इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ +1 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर. रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये थोड़ी सी मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है. रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया. अब वो रेडियोएक्टिव सोर्स
जो है अपने में से रेडिएक्टिव रेस, अल्फा रेस विच आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो रिलीज होंगे सकते हैं, उसका एक सोर्स यहां पर रखा। सामने उसने एक गोल्ड की फॉइल रखी और गोल्ड फॉइल के बैक साइड पे उसने एक जिंक सल्फाइड की कोटेड सर्कुलर स्क्रीन रख दी। तो अब उसने क्या किया, जो रेडिएक्टिव मटेरियल था उसमें से रेस को पास करवाया थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो जब उसने रेस को पास करवाया थ्रू द गोल्ड फॉइल, उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोट की। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, उसने ये नोट किया दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस pass through the gold foil without any deflection, बिल्कुल स्ट्रेट गोल्ड फॉइल से पास कर गई, किसी तरह की कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुई, कोई चेंज ही नहीं आया। 99% के आसपास कुछ जो रेस हैं उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोट डाउन की, सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने नोट की, a few of the rays got reflected through small angle, कुछ थोड़े एंगल से कुछ रेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरे पॉइंट पे उसने अपनी थ्योरी में अपनी ऑब्जर्वेशन क्या बताई, तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने बताई, a very few rays got deflected in the backward direction, but it was a very few rays। तो 3 ऑब्जर्वेशन इसने बेटा ऑब्जर्व की। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द रेस गॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ए फ्यू रेस गॉट रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इसने कहा, ए वेरी फ्यू रेस गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू द एंगल जो है वो अराउंड 180 डिग्री के आसपास। अब ये ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कंक्लूड किया। कंक्लूजन नंबर 1 उसने ये कही कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द रेस वर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल इज गोइंग टू व्हाट, ए सोर्स ऑफ एटम। तो वो गोल्ड फॉइल को एक एटम मान के चल रहा है। उसने कहा एज द मोस्ट ऑफ द रेस पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि देखिए ना, अल्फा रे जो रेडियोएक्टिव रेस हैं वो क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, अल्फा रेस वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब उनको कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं मिल रही। तो उसने इस फैक्ट से ये कहा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, दैट इज कैरी नाइदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज। दिस वाज हिज फर्स्ट कंक्लूजन कि एटम की ज्यादातर स्पेस खाली। दूसरी कंक्लूजन उसने ये कही कि कंक्लूजन इसने अपनी थ्योरी मेंशन की कि एटम के सेंटर पे कहीं पर पूरे का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मास है, वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। एटम के सेंटर पे कहीं पर पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा हुआ पड़ा है, जिसको नाम दिया गया इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और उसने ये अपनी रिसर्च में ये कहा कि ये जो न्यूक्लियस का साइज है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल क्यों सोचिए, इसने इसलिए कहा कि इसने कहा जो इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या था
वेरी वेरी फ्यू रेस गॉट डिफ्लेक्टेड। अब आप सोचिए, अगर एटम के साइज में अगर बीच में न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो, अब सामने से रेडिएशंस आ रही हैं, डिफ्लेक्टेड ज्यादा होंगी या डिफ्लेक्टेड कम होंगी, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा सामने जो उसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी मिल रही है वो बड़ी मिल रही है छोटी मिल रही है। क्योंकि वो रेस जो है जो डिफ्लेक्ट पीछे की तरफ कर गई थी वो बहुत कम थी, इस कारण से वहां से उसको आइडिया लगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, इसीलिए तो फ्रैक्शन ऑफ रेस विच गॉट डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड वाज वेरी वेरी लेस। और उसने अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि मान लीजिए ये एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब क्या है, जो रेस यहां से जा रही हैं, यहां से जा रही हैं, यहां से जा रही हैं, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, राइट। अब जो रेस इसके नियर बाय से जा रही होंगी, नियर बाय से जा रही होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और फिर क्या हुआ होगा बेटा, इस रेस को कुछ रिफ्लेक्शन, जो इसके नियर बाय गई उसको कुछ रिफ्लेक्शन, और जो रेस इसके ऊपर स्ट्राइक की, इस न्यूक्लियस के ऊपर जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर स्ट्राइक की, वही रेस तो बेटा वापस की तरफ आई होंगी। क्योंकि ये वाली रेस लाइन का जो फ्रैक्शन था वो काफी कम था, इसका मतलब इसका जो साइज है, इसका जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली काफी कम। अगर ये न्यूक्लियस इस वॉल्यूम के बजाय इस वॉल्यूम पे होता तो क्या होता, जो ये लाइन का फ्रैक्शन है वो बेटा कंपैरेटिवली ज्यादा होता, जो कि नहीं है। इस कारण से रदरफोर्ड ने कहा द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो ये रदरफोर्ड की जो थी कंक्लूजन थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब जे थॉमसन को कॉल अप किया रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन को कॉल अप किया रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन को रदरफोर्ड ने कहा तुम्हारा जो स्ट्रक्चर एटम का था, जिसमें तुमने कहा कि एटम के चारों तरफ अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड हुआ पड़ा है, और जगह जगह पे अलग अलग पार्ट्स पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड हुए पड़े हैं। तुमने अपने एटम की थ्योरी में ये मेंशन किया है। अब जे थॉमसन को रदरफोर्ड ने कहा कि अगर तुमको ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, तुम्हारे इस मॉडल के अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, क्या तुम एक्सपेक्ट करोगे। तो उसमें क्या था, उसमें यहां तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, थ्रू आउट को उसका कंसिडरेट हुआ था। जो उसके जे थॉमसन के वर्ड्स थे, जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारी की सारी रेस जो है वो स्ट्रेट पास कर जाएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को वो यूनिफॉर्म मान रहा था ना, स्प्रेड, वो यूनिफॉर्म स्प्रेड मान रहा था। तो यूनिफॉर्म स्प्रेड का मतलब ये है कि उसने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो रेस आएंगी जितनी उनको इधर एक तरह से अट्रैक्शन मिलेगी उधर उतनी ही उसको रिपल्शन मिलेगी। नेट क्या होगा, नेट ये होगा कि सारी की सारी रेस 100% रेस जो है इस एटम के स्ट्रक्चर में से पास हो जाएंगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। अब जब उसके सामने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उसको जब रिजल्ट दिखाए गए, जब ऑब्जर्वेशन दिखाई गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रेस बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रेस कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रेस बैकवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, रदरफोर्ड ने कहा कि ये रिजल्ट्स को तुम जस्टिफाई करो, जो एक्सपेरिमेंट कर शो कर रहा है, जस्टिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ योर मॉडल ऑफ एटम। एंड जे थॉमसन was not able to explain the experimental results obtained from the Rutherford scattering experiment. On the basis of this, जे थॉमसन मॉडल जो है वो बेटा फ्लॉप हो गया
एज कंपेयर टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब इसके बाद रदरफोर्ड का जो मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल में भी जो लिमिटेशन सामने आई, वो लिमिटेशन में आपके साथ 2-3 लिमिटेशंस हैं। अभी के लिए प्रेजेंटली जो है मैं आपके साथ एक लिमिटेशन उसकी जो है, जो मेजर लिमिटेशन है, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी कि उसने अपना जो मॉडल है उसको सोलर सिस्टम से कंपेयर करने की कोशिश की, अपने मॉडल ऑफ एटम को सोलर सिस्टम से कंपेयर करने की कोशिश की। अब यहां पर लिमिटेशन क्या निकली इसकी, लिमिटेशन इसकी ये निकली कि मैक्सवेल की थ्योरी अगर इस मॉडल पे अप्लाई करें, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थ्योरी जो है वो अगर अप्लाई करें, मैक्सवेल ये कहता है कि जब भी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो डेवलप होगी और वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी जो है कुछ रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा तो वो लगातार क्या करेगा, अपने में से एनर्जी रिलीज करेगा। मैक्सवेल के अकॉर्डिंगली जब भी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अराउंड एक नेगेटिव चार्ज बॉडी मूव करेगी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन विल continuously loses its एनर्जी, और वो बेटा जब जैसे जैसे मूव करता जाएगा वो लगातार अपनी एनर्जी जो है बेटा वो लूज करता जाएगा। अब लूज करते करते जो उसका पाथ है ना बेटा, अगर हम पाथ फॉलो करें, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऊपर अगर मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसका जो पाथ है किसका पाथ, इलेक्ट्रॉन का पाथ, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, वो बेटा वो एक स्पाइरल पाथ मतलब कि ऐसा पाथ जिसमें रेडियस लगातार उसका जो है वो कम हुए जा रहा है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर ऐसा चलता रहा विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, स्टेज विल कम जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड कर देगा, और एटम क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है इटसेल्फ इज नॉट ए स्टेबल बॉडी। रदरफोर्ड को कहा गया कि तुम्हारी थ्योरी अगर अप्लाई की जाए, तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया जाए तो ये सब कुछ तो होने ही वाला है। अब जब ये होने ही वाला है तो एटम तो बड़ी जल्दी स्टेबल वो बस्ट हो जाना चाहिए, एटम का तो लाइफ पीरियड ही बहुत कम होना चाहिए। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है, एटम इज ए स्टेबल बॉडी, बट योर मॉडल ऑफ एटम does not explain why atom is a stable species। तो बेटा इस थ्योरी को एडवांसमेंट करने के लिए प्रपोज की गई नेक्स्ट थ्योरी कॉल्ड एज द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।